353 और 354 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के प्रभाव, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के प्रभाव तथा अनुच्छेद 358 और 59, अनुच्छेद 358 और 359 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का मौलिक अधिकारों पर प्रभाव को बताया गया है। प्रभाव को बताया गया है। अब देखो, संविधान का भाग 18 क्या कहता है? संविधान का भाग 18 आपात उपबंधों से संबंधित है और आर्टिकल 352 से 360 ये बताते हैं कि भारत में 3 प्रकार के आपात या संविधान में 3 प्रकार के आपातों का प्रावधान है। 352 क्या कहता है? राष्ट्रीय आपात। 356 राष्ट्रपति शासन, इसको अपन राज्य का आपात भी कह सकते, ठीक है। 360 वित्तीय आपात। ये हमने सब कुछ कहाँ से लिया? जर्मनी के बीमर या बाइमर संविधान से लिए। 352 राष्ट्रीय आपात की बात करता है। राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या होगा, या राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करेगा तो उसका प्रभाव क्या होगा, तो वो प्रभाव यहाँ पर दिखाया गया है 353, 354 अनुच्छेद में। और राष्ट्रीय आपात का मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव होगा, तो वो दिखाया गया है आर्टिकल 358, 359 में। आर्टिकल 358 में ये लिखा है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होगी, अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। और 359 ये कहता है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होगी, राष्ट्रपति आदेश जारी करके आपके बाकी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, केवल 20 और 21 को छोड़कर, ये कहता है। तो ये दोनों मौलिक अधिकारों से संबंधित है। क्वेश्चन एसआई में सीधा आता है कि राष्ट्रीय आपात में किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जाता है, या फिर निलंबित स्वतः हो जाता है, या अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है, या कौन कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते, ऐसे होता है, ठीक है। तो इतना अपन को ध्यान में रखना है पहले तो। और राष्ट्रीय आपात होगा कैसे? जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, या राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की आशंका या हो गया है, इस आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जारी कर सकता है। राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए, समाधान हो जाए का मतलब क्या है? मंत्रिपरिषद लिखित रूप से राष्ट्रपति को दे दे कि देश में क्या है, देश का किसी से युद्ध हो गया शुरू, या फिर किसी ने देश पर हमला कर दिया, या फिर देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया है, तो आप क्या करो, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर दो। राष्ट्रपति मना नहीं करेगा, लेकिन राष्ट्रपति यह कहेगा कि लिखित सहमति लेके आओ मंत्रिपरिषद की, जितने मेंबर हैं सबके सिग्नेचर लेके आओ, तब करेंगे। इंदिरा जी ने लागू किया था, तब ये वो नहीं था, लिखित सहमति वाला मैटर नहीं जुड़ा था, तो उन्होंने राष्ट्रपति से कहा, उन्होंने क्या कर दिया, घोषित कर दिया। और फिर भाषण आया कि राष्ट्रपति ने देश में राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया। यहाँ पर फिर जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद की लिखित सहमति, ठीक है। ये लिखित सहमति जरूरी है। राष्ट्रपति के समाधान से मतलब क्या है, इतना तो अपन को पता है कि राष्ट्रपति वही करेगा जो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से करने को कहेगी, सामान्य रूप से ऐसा होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति इन्हीं की बात मानेगा मंत्रिपरिषद की। और अगर राष्ट्रपति मान लो लिखित सहमति के बाद भी राष्ट्रीय आपात घोषित नहीं कर रहा है, तो सरकार इस्तीफा दे देगी, तो देश में और संकट आ गया। एक तो युद्ध, ऊपर सरकार भी गायब है, फिर क्या होगा? फिर तो राष्ट्र की एकता अखंडता क्या हो गई, प्रभावित हो ही जाएगी। तो सामान्य तौर पे ये कहा गया कि राष्ट्रपति के समाधान से अर्थ है मंत्रिपरिषद ने लिख के भेजा तो राष्ट्रपति इसको स्वीकार कर लेगा, ये होता है इसका, ठीक है। पहले था आंतरिक अशांति,
आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और इसी के द्वारा संपत्ति का मौलिक अधिकार बाहर किया गया था, है ना? किया नहीं किया था 44 के द्वारा? अपन को सारे संशोधन नहीं पढ़ने, जो 105 106 हुए सब नहीं पढ़ने, अपन को 10-12 संशोधन ध्यान में रखने हैं, और 10-12 कोई बड़ी बात नहीं है, सब नहीं पढ़ने। जैसे कई बार हम देखते स्टूडेंट क्या करते कि त्योहार पढ़ते हर राज्य के नहीं पढ़ना अपन को। हर राज्य के पढ़ोगे तो कहाँ तक पढ़ोगे आप बताओ? आपको यूपी, पहला तो यूपी, दूसरा अगर कोई किसी राज्य का कोई नववर्ष मनाया गया तो वहाँ पर राष्ट्रपति गया या प्रधानमंत्री गया या वहाँ पर कोई भव्य कार्यक्रम हुआ तो वो इम्पोर्टेंट है, तो आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, अदरवाइज आने की संभावना नहीं है। तो उत्सव क्या है, स्टूडेंट पर लिस्ट बना लेते, 200-300 उत्सव बन जाते, फिर इस राज्य में 2-3 है इस टाइप से, तो मनाई जा रहा है वो, तो फिर 200-300 आर्टिकल तो याद हो नहीं रहे जो फिक्स है कि आना ही है ना? तो कैसे होंगे? तो थोड़ा ध्यान में रखना है अपन को। जो भी संशोधन मान लो चर्चा में है, कोई मैटर चर्चा में है तो आ सकता है, उसका थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है? लिखना है इसमें, लाइन चेंज करके लिखना, लाइन चेंज करना। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब कभी राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि, जब कभी राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि, जब कभी राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि देश में कोई ऐसा गंभीर आपात विद्यमान हो गया है, जिसमें युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लिखना, सशस्त्र विद्रोह के कारण देश यानी भारत, है ना? भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र, भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र या किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, की सुरक्षा संकट में है, देश, क्षेत्र या राज्य या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग, तो वह संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जारी कर सकता है। इतना है भैया ये।
यूपीएसआई आप देखोगे पुराने पेपर, चाहे एमपी हो, चाहे दिल्ली एसआई हो, एसआई का कहीं का भी हो, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। कठिन नहीं होंगे, लेकिन वो 4 ऑप्शन जो देंगे ना, उनमें से एक वो यहाँ से दे देंगे बीच में से। तो अपन को तो पता है 352 में है, तो कांस्टेबल वगैरह में यहाँ से आते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वो आपको कठिन करना चाहें तो वो आगे दे देंगे कि उद्घोषणा जारी कौन करता है, राष्ट्रपति। कई बार वो कहेंगे कि उद्घोषणा जारी कैसे होगी और वापस कैसे होगी। तो जारी हो जाएगी, फिर 1 महीने के अंदर विशेष बहुमत से पास कराना पड़ेगा। तो ये तो विशेष बहुमत से होगा 1 माह के अंदर, लेकिन आगे चल के उसको वापस लेना है तो कैसे लेंगे? तो उस पर विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी, उसको वापस ले लेंगे, क्योंकि लागू नहीं कर रहा है, वापस ले रहा है, तो आराम से वापस ले लेंगे। ठीक है, लिखना इसमें, लाइन चेंज करना, लाइन चेंज। प्रारंभ में या मूल संविधान में, प्रारंभ में या मूल संविधान में, प्रारंभ में या मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह, सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति शब्द लिखा था। आंतरिक अशांति शब्द लिखा था। शब्द लिखा था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति की जगह, आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह नामक शब्द जोड़ा गया। आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह नामक शब्द जोड़ा गया। इसका मतलब यह है कि मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह नामक शब्द नहीं था। मूल संविधान में शब्द कौन सा था? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति को बाहर किया गया 44वें संविधान संशोधन, क्योंकि इमरजेंसी लग चुकी थी 75 में, इसी के आधार पे। आंतरिक अशांति क्या है ये समझ में नहीं आएगा। आंतरिक अशांति क्या है भाई, इसको डिफाइन नहीं कर सकते, कैसी भी हो सकती है आंतरिक अशांति। तो इंदिरा जी ने इसी को आधार बना के लगाई थी इमरजेंसी। तो फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, और आंतरिक अशांति को बाहर करके एक नया शब्द सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया कि जब हथियारों के साथ होगा तभी लगेगा, या तो किसी से युद्ध हो जाए, या कोई बाहरी आक्रमण कर दे हमारे ऊपर, या फिर हमारे देश में ही सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ठीक है ना, या तो मान लो तुम्हारी लड़ाई हो गई किसी से, या कोई तुमसे लड़ पड़ा, घर पे चढ़ बैठा, या फिर तुम्हारे घर में 4 लोग हो, 4 ही लड़ पड़े हथियार लेके, तो वे सब काम घर के बंद नहीं हो जाएंगे? तो वही है राष्ट्रीय आपात। तो ये जोड़ा गया। आंतरिक अशांति कई प्रकार की हो सकती है, बच्चे लड़ पड़े, बच्चे की मम्मी लड़ पड़े, है ना, पापा लड़ पड़े, ऐसा हो सकता है, ये आंतरिक अशांति है। तो इसके आधार पे आपातकाल लग जाएगा, दुकान उकान सब काम बंद करके आ जाओगे। तुम लगे हो बॉर्डर पे, या पुलिस में दरोगा हो, थाने में बैठे, घर से फोन आया आ जाओ, आंतरिक अशांति हो गई, तो तुम थाना बंद करके आओगे। ठीक है, तो स्पष्ट कहा गया आंतरिक अशांति नहीं भैया, सशस्त्र विद्रोह। जब ऐसा होगा, आंतरिक अशांति तो होती रहती, हमारे यहाँ तो सुबह से हो जाती है ना, हाँ सुबह से हो जाती। सुबह से ऐसे हो जाती कि मम्मी उठेंगी 5 बजे, चाय देंगी, रखिए टेबल पे, अब वो कहेंगे 10 बार पी लो पी लो। हम क्या पी रहे, परेशान क्या हो रहे हैं, वो ठंडी हो गई पी लो। ठीक है, उन्हें लगता है कि अब ये गर्म करने किचन में जाएंगे, किचन में जाएंगे तो वो खड़खड़ की आवाज़, ये सब, तो कहते पी लो। हम कहते परेशान नहीं हो, हम खुद बना लेंगे पीने के लिए ना। तो ये तो वो सबके घर में नहीं होता, इसको आंतरिक अशांति कहते हैं। तो ये आंतरिक अशांति के आधार पर लागू नहीं होगा। ठीक है भाई, जैसे हमारे अलार्म मोबाइल में आप देख लें, अलार्म भरी है 5 बजे की, फिर 5:30, फिर 6, फिर 6:30, ऐसी भरी है। 5 बजे हम उठते,
उठेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे आधा पौन घंटे, फिर नींद आ गई तो सो गए, ठीक है। फिर नींद खुली तो फिर एक आध बार फिर थोड़ा पढ़ लिया, फिर सो गए, फिर 6:30 बजे तक फ्री, 6:45 से क्लास हो जाती, ठीक है। ऐसे तो अब वो कहते अलार्म बजी रही, तुम तो उठ नहीं रहे, सब लोग उठ रहे है ना। तो ये तो वो तो हम क्या करते, ईयरबड्स लगा लेते सुबह से, आए तो हमें ये आवाज़ आए, है ना। ये इसको कहते हैं आंतरिक अशांति। तो ये कहा गया भैया ये वर्ड क्या है, गलत है। ये तो कई प्रकार का हो सकता है, ठीक है। सशस्त्र विद्रोह होगा जब लट्ठे लेके खड़े हो जाओ, है ना, तो ये तब लगेगा आपात, तो ये जोड़ा गया इसमें। और ये बाद में लिखित सहमति चाहिए मंत्रिपरिषद की, और ये भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, साथ में जोड़ी गई थी। तो भैया जब तक मंत्रिपरिषद लिख के नहीं देगी राष्ट्रपति को कि राष्ट्रीय आपात लगा दो, तब तक राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जारी नहीं करेगा। लिखित सहमति चाहिए मंत्रिपरिषद की, तब राष्ट्रपति जारी करेगा, ठीक है। लिखना इसमें इसी संशोधन के द्वारा यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसी संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा तब करेगा, राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा तब करेगा जब उसके पास मंत्रिमंडल की लिखित सहमति प्राप्त होगी, मंत्रिमंडल की लिखित सहमति प्राप्त होगी। ये इसलिए जोड़ा गया कि इंदिरा जी ने राष्ट्रपति से क्या किया, कह दिया कि आपात घोषणा कर दो, राष्ट्रपति ने कर दी, बाद में सूचना दी मंत्रिमंडल को कि आपात लागू हो गया, जो कि गैर संवैधानिक तो नहीं था अपन कह सकते, लेकिन सामान्य तौर पे एक प्रोसेस के लिए होना चाहिए था, क्योंकि तब लिखा नहीं था कि लिखित सहमति चाहिए क्या चाहिए, लेकिन मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद से विचार करना था, तब जाके राष्ट्रपति से कहना था, फिर राष्ट्रपति करते उसको। लेकिन उन्होंने सीधा डायरेक्ट राष्ट्रपति से कह दिया कि आपातकाल लगा दो, राष्ट्रपति ने लगा दिया, ठीक है। अब सही है गलत है, आपातकाल लगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपातकाल के दौरान जो कार्यविधि होगी उस पर प्रश्न चिन्ह है अभी तक कि सही है कि गलत है, ये ठीक है। तो वो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर ये मैटर होगा कि भैया ऐसे लागू होगा। तो इंदिरा जी ने क्या किया, उनको लगा कि देश की स्थिति क्या है, आंतरिक अशांति उत्पन्न हो रही है। लगा क्यों, 1971 में चुनाव करवा दिए, सरकार बन गई, और 71 में ही क्या हुआ, बांग्लादेश वाला मैटर आ गया सामने, दिसंबर में बांग्लादेश बन के तैयार हो गया। इतने बड़े संकट भारत में थे। इसके साथ साथ मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के नेता थे, उनकी हत्या हो गई परिवार से। तो इंदिरा को लगा कि हमारी ना हो जाए, और विरोध चल रहा था, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कांग्रेस के अंदर भी विरोध चल रहा था, कांग्रेस के बाहर भी विरोध चल रहा था इंदिरा जी का। तो उनको लगा, तो उन्होंने क्या है, आपात लगा दिया। आपात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन आपात लगा दिया गया, ठीक है। ये तो बाद में फिर ये जोड़ा गया 78 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आपातवादी प्रदर्शन प्रभाव उद्घोषणा दी, ठीक है। तो लिखित सहमति चाहिए ये कहा गया, ठीक है। लाइन चेंज करके रखना, तभी तो कहा था कि अलग से पढ़ेंगे अपने टॉपिक, ठीक है। वैसे तो हम वहीं करा देते, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ 352, 56 और 60, तो बस आगे बढ़ते, ठीक है। लिखना, लाइन चेंज करना, लिखना राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष, उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा, अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।
इसका मतलब ये है कि अगर संसद ने, मान लेते हैं कि अगर राष्ट्रपति ने आपातकाल की उद्घोषणा जारी कर दी, ठीक है, 352 के द्वारा, तो अब इस उद्घोषणा का क्या होगा? ये जो 352 के द्वारा जो आपातकाल की उद्घोषणा जारी हुई है, इस उद्घोषणा को संसद के समक्ष रखा जाएगा। संसद के समक्ष का मतलब क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। कब रखा जाएगा? 1 महीने के अंदर, जिस तारीख को घोषणा करेगा उसके 1 महीने के अंदर रखा जाएगा। और संसद में लोकसभा 2/3 बहुमत से पास करेगा और राज्यसभा 2/3 बहुमत से पास करेगा, तब जाके ये लागू रहेगा। ठीक है, ऐसे होगा। तो ये प्रोसेस आती है पेपर में। ठीक है, क्या लिखा था? अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। संसद के दोनों सदन यदि उद्घोषणा को 1 माह के भीतर अनुमोदित कर देते हैं तो आपातकाल की उद्घोषणा 6 माह तक अनुमोदन में रहती है, या प्रवर्तन लिखना, अनुमोदन नहीं, 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है, प्रवर्तन में रहती है। इसका मतलब ये है कि अगर अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रपति ने आपातकाल की उद्घोषणा जारी की तो वह उद्घोषणा संसद में जाएगी अनुमोदन के लिए, और संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने यहाँ विशेष बहुमत से उसे पास करेंगे, और विशेष बहुमत को पास करेंगे। उसको पास करने के बाद वह 6 महीने तक लागू रहेगी, और 6 महीने से आगे बढ़ाना है तो फिर से अनुमोदन कराओ उसका, और फिर 6 महीने बढ़ाना है तो फिर से अनुमोदन कराओ। इस प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने में अनुमोदन करा के अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है, जब तक युद्ध खत्म ना हो, जब तक बाह्य आक्रमण खत्म ना हो, जब तक सशस्त्र विद्रोह खत्म ना हो। कब हो रहा है ये नहीं पता, कब हो रहा है ये पता नहीं है, तो तब तक लागू रहेगी 6 माह करके, जब तक वह युद्ध या आक्रमण या विद्रोह समाप्त ना हो जाए, ऐसे। और अगर ये अनुमोदित ना करे संसद तो क्या होगा? अगर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा जारी की और 1 महीने के अंदर अगर संसद पारित ना करे तो क्या होगा? यह उद्घोषणा 1 महीने बाद खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो अनुमोदन जरूरी है, ठीक है। और अनुमोदन भी कैसा? विशेष बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ, और 1 महीने के अंदर, आगे आएगा 2 महीने के अंदर साधारण बहुमत से। तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने यहाँ 2/3 बहुमत से पास कराना अनिवार्य है, तब जाके अगले 6 महीने तक आपातकाल लागू रहेगा। और 6 महीने बाद फिर से पारित कराओ, और फिर 6 महीने बाद फिर से पारित कराओ, तो 6 महीने बाद पारित करा के हम अनिश्चित काल तक उसको लगा सकते हैं। ठीक है, ये है इसमें, समझ रहे ना बात को आप? ये तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये तो सब कर लेंगे यार कि 352 में क्या है, कौन जारी करता है। दिक्कत यहाँ होगी अगर आ रहा है तो कांस्टेबल में नहीं आएंगे, ठीक है, सीजीएल में आएंगे, ठीक है, सीजीएल में आएंगे, सीजीएल में तो आते ही हैं। रेलवे की तो बात ही अलग है, रेलवे तो कुछ नहीं कहो, रेलवे तो ये चाहता है कि तुम्हें सब कुछ आता हो, और ग्रुप डी में है ना, रेलवे ये कहता है। रेलवे की तो बात ही अलग है। रेलवे ने अगर लिख दिया सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान में फिजिक्स में आपको गोल्ड मेडलिस्ट चाहिए, मेडलिस्ट, केमिस्ट्री में भी चाहिए, बायोलॉजी में भी चाहिए, ये तो फिजिक्स वहाँ की साइंस तो पता नहीं वो क्या चाहते स्टूडेंट से कि भाई ग्रुप डी है या रेलवे ड्राइवर है तो क्या चाहिए उनको। वो ये चाहते कि ड्राइवर विज्ञान को देख के समझ जाए, मौसम को देख के समझ जाए कि आगे मौसम कैसा होगा, गाड़ी ललितपुर से मुंबई जा रही तो मुंबई का मौसम कैसा होगा वो देख के समझ जाए।
हवा किस दिशा में चल रही है, कितनी गति से जाना है, ये सब है ना। वो साइन थीटा वाला जो कौन है, एंगल है, वो कैसे क्या है ना, ये सब है ना। वही तो कह रहे हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया क्या होगी, ये सब इतनी कठिन साइंस पूछते नहीं पूछते। आप बताओ, रेलवे के पेपर आप देखोगे तो जो बीएससी कर रहा होगा उससे पूछना कि ये क्वेश्चन बताना, वो 3 साल पढ़ा है और हाई स्कूल इंटर में पढ़ा उसने, तो उसे भी नहीं आएंगे वो। हम ये नहीं कह रहे कि होशियार नहीं है, होशियार होगा, लेकिन क्या है, अगर 20 है तो 10-12 ही कर पाएगा, वहाँ पे बहुत कठिन आती। अगर आपने रेलवे की साइंस पढ़ ली तो साइंस कहीं फेल नहीं हो रहा साइंस में, और आपने बैंक की रीजनिंग पढ़ ली तो रीजनिंग में कहीं फेल नहीं हो रहा। फिर रीजनिंग बैंक सबसे ज़्यादा कठिन आती, बैंक में सबसे ज़्यादा कठिन, और साइंस सबसे ज़्यादा कठिन आती है रेलवे में, और मैथ आती है एसएससी में, ठीक है, और जीएस तो सब जगह आती है। फिर कैसे नहीं, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ता है। तो अगर आपने बैंक के सेट पेपर लगाए 2-3 महीने तो आपको रीजनिंग अच्छी आती है, अगर नंबर आ रहा है ठीक ठाक तो, ठीक है, और नहीं लगाए तो फिर रीजनिंग अच्छी आएगी, वो अलग बात है। लेकिन उसमें क्या हो जाता कि 50 क्वेश्चन रहते थे पहले, अब नहीं पता कितने रहते, आधे घंटे में करना पड़ता था, तो बहुत स्पीड हो जाती थी, यानी क्वेश्चन पढ़ा और आंसर बहुत तेज़ी से। पजल वगैरह आती थी बहुत, कोई कठिन निष्कर्ष आते थे, एक्स पी का भाई है ना, और जेड उसकी माता है ना, तो एस से क्या संबंध है ना, पति पत्नी वाले ये सब, तो वो उसमें आते रहते थे। 5-5 क्वेश्चन आते थे, आप डेली लगा रहे हो और 6 महीने लगा लिए आपने। हम लोग जब इलाहाबाद गए उसके पहले 6 महीने बैंक के सेट लगाए थे BFCI में, सुबह शाम, हालांकि मिलता एक ही था, तो फिर एक टाइम लगाने लगे और फिर गए, तो रीजनिंग वगैरह ठीक ठाक हो गई थी, थोड़ी बहुत मैथ आने लगी थी, मैथ तो अभी भी नहीं आती लेकिन थोड़ी बहुत आने लगी, रीजनिंग ठीक हो गई थी, तो सीसेट वगैरह जो होता वो निकल जाता था। पिछली साल सीसेट कठिन आया था मैथ और रीजनिंग, इस साल थोड़ा सही आया। तो रीजनिंग वहाँ पे तो हर एक उसकी बोर्ड की अपनी अपनी अलग चॉइस है। रेलवे में साइंस, ठीक है, एसएससी में मैथ, यूपी की परीक्षाओं में हिंदी, यूपी की परीक्षाओं में, क्योंकि हिंदी में बच्चों के पूरे नंबर आते हैं। आपके मान लो 30 आए और बगल वाले के 33 आए, तो वो 30,000 बच्चे तो आगे वैसे ही हो गए आपसे। यूपी में 1 नंबर कम होने का मतलब है कम से कम 10,000 बच्चे आपसे आगे। अगर मान लेते हैं कि हमारे 70 है और तुम्हारे 71 है, तो इसमें 10,000 बच्चे होंगे, और 10,000 तो वैकेंसी नहीं आती, कहाँ आती बता, पुलिस की आई 60,000 बस, और कहीं 10,000 आती, टीचर की आती वो अलग बात है, सो आई नहीं अभी तक, ठीक है, 71-72 के बाद आई नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन आई नहीं है अभी तक, ठीक है। अब तुम एक ही के भरोसे बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा। तो अपन को इतना ध्यान में रखना है, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी में हिंदी कठिन आती, हिंदी में जो बर्तनी वाले क्वेश्चन आते वो भी कठिन आते, और हिंदी क्या है दिन ब दिन कठिन हो रही, तो आप पढ़ना पुराने पेपर अभी के पेपर, तो हिंदी दिन ब दिन कठिन आएगी। वर्णमाला वगैरह जो है बहुत कठिन है, कठिन तो है ही, आपने पढ़ी होगी पहले, है ना, तो तालब है, पता नहीं क्या क्या है ना, तो बहुत कठिन है, तो वैसे कठिन है वो। अपन को लगता है सरल है, लेकिन अपन 50 क्वेश्चन बैठ के गोला भरो तब समझ में आता सरल है कि कठिन है। इसमें लोगों लाइन चेंज करके लिखना, लाइन चेंज करके क्या लिखा था अपन ने, प्रवर्तन में रहती है, इसी में रखना, इसी में। यदि 6 माह बाद भी, यदि 6 माह बाद भी उद्घोषणा को लागू करना है या उद्घोषणा को जारी करना है, तब भी संसद द्वारा पुनः अनुमोदन आवश्यक है, तब भी संसद द्वारा पुनः अनुमोदन आवश्यक है। संसद द्वारा पुनः अनुमोदन आवश्यक है, अर्थात संसद द्वारा अनुमोदित होने पर, संसद द्वारा अनुमोदित होने पर
आपातकाल की उद्घोषणा, आपातकाल की उद्घोषणा 6 माह के लिए आगे जारी रह सकती है, आगे जारी रह सकती है। जारी रह सकती है। संसद द्वारा यह अनुमोदन, संसद द्वारा यह अनुमोदन, संसद द्वारा यह अनुमोदन उपस्थित, संसद द्वारा यह अनुमोदन उपस्थित और मतदान करने वाले उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है, 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। दोनों सदनों में होगा, लोकसभा में, राज्यसभा में, ठीक है, दोनों में। अब वापसी कैसी होगी? अगर मान लो पारित कर दिया उद्घोषणा, अब आपातकाल खत्म हो गया, तो इसकी उद्घोषणा की वापसी राष्ट्रपति कैसे करेगा? तो उद्घोषणा की वापसी सामान्य तौर पे संविधान में 3 प्रकार से है। पहला तो यह है कि आपातकाल की उद्घोषणा की वापसी राष्ट्रपति कभी भी ले सकता है, उसे किसी की बहुमत की आवश्यकता नहीं है। मंत्रिमंडल कहेगा कि वापस ले लो, तो राष्ट्रपति कह देगा कि आपातकाल वापस लिया जाता है, हो गया, ठीक है। दूसरा है, अगर लोकसभा में साधारण बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर दिया जाए कि आपातकाल की उद्घोषणा वापस ले ली जाए, तो भी वापस ले ली जाएगी। तीसरा ये है, यदि लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य हस्ताक्षर करके यह प्रस्ताव भेजें लोकसभा अध्यक्ष के पास, या लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति के पास, कि उद्घोषणा को वापस ले लिया जाए, तो वापस ले लिया जाएगा। ये 3 प्रकार हैं। इनमें अपन को कहीं भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कहीं भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है अपन को। हाँ, थोड़ी बहुत शर्तें हैं, लेकिन सामान्य तौर पे उद्घोषणा की वापसी राष्ट्रपति ले लेता है, ठीक है। दूसरा और तीसरा मैटर आ नहीं पाता, ठीक है। तो इस प्रकार से वापसी होगी। कई बार क्वेश्चन आता है कि आपातकाल की उद्घोषणा की वापसी होगी, तो वहाँ पर रहेगा राष्ट्रपति द्वारा कभी भी। दूसरा ऑप्शन रहेगा राष्ट्रपति द्वारा संसद में 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद। तो अपन को लगता है कि लागू पारित हुआ बहुमत से, तो वापस भी, तो वापस तो मुश्किल में होगा। फिर 2/3 बहुमत कहाँ से लाएंगे फिर? क्योंकि मान लो सरकार में फिर तैयार ना हो, सरकार ने कहे नहीं तुमने गलत लगाया, भाई विपक्ष जो है वो कहे, तो फिर बहुमत मिले ना, तो फिर तो ये कहा गया है कि भाई सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, वापस ले सकता है। लेकिन लगाने में क्या है, कठिनाई है। लगाने के लिए अनुमोदन कराना पड़ेगा 2/3 बहुमत से, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। लिखना, लाइन चेंज करना। आपात की उद्घोषणा, हेडिंग नहीं ऐसे लिखना है। आपात की उद्घोषणा को राष्ट्रपति, आपात की उद्घोषणा को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है, कभी भी वापस ले सकता है। इसके लिए उसे संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए उसे संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इतना ध्यान में रखना है अपन को कि भैया उसको आवश्यकता नहीं है और अनुमोदन से कुछ नहीं है, वो वापस ले लेगा, ठीक है। एक हेडिंग देना, उद्घोषणा का प्रभाव, उद्घोषणा का प्रभाव। उद्घोषणा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोक्लेमेशन, PROCLAMATION, यही कहते शायद, प्रोक्लेमेशन कहते।
यही कहते हैं उद्घोषणा का प्रभाव। यानी अगर देश में आपातकाल लगा है तो क्या होगा, ये कह रहे वो। अगर देश में आपातकाल लगा है तो क्या होगा, देश में अगर आपातकाल लगा है तो पहला ये होगा, जो राज्य सरकारें हैं वो काम करना बंद कर देंगी, ठीक है, निलंबित नहीं, वो बर्खास्त नहीं होंगी, सरकारें हैं बनी रहेंगी, लेकिन राज्य सरकारों के सारे कार्य किसके हाथ में चले जाएंगे, केंद्र के हाथ में चले जाएंगे, या राष्ट्रपति जो भी उनके हाथ में चले जाएंगे। तो राज्य सरकारें काम करना बंद कर देंगी, पूरे के पूरे अधिकार किसके पास पहुंच गए, केंद्र के पास। अब यहाँ पर राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र नियम बना सकता है, पहला तो ये। दूसरा ये मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा। मौलिक अधिकार भाई आर्टिकल 358 ये कहता है कि जैसे ही आपातकाल की उद्घोषणा हुई वैसे ही आपके मौलिक अधिकार जो 19 है वो निलंबित हो जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद 359 ये कहता है कि राष्ट्रपति आदेश जारी करके अन्य मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है, तब तक रोकेगा जब तक वो लगा हुआ है, ठीक है ये। उसके बाद ये है कि अनुच्छेद 19 तो स्वतः समाप्त हो जाता है जैसे ही आपातकाल की उद्घोषणा जारी हुई, और वहां पर उद्घोषणा जारी हुई, इधर आपका अनुच्छेद 19 निलंबित, समाप्त नहीं निलंबित। उस समय के समाप्त निलंबित में अंतर है ना, उस समय के लिए जब तक आपातकाल है, ठीक है। और 20 और 21 को छोड़ के आर्टिकल 20 और 21 आपको मिलेगा, लेकिन बाकी जो आर्टिकल हैं 19 और 20 और 21 के अलावा उनको अगर समाप्त करना है या निलंबित करना है, समाप्त नहीं कहेंगे अपन, निलंबित करना है तो राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा, आदेश जारी करके क्या कर देगा, उनको निलंबित कर देगा। तो ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 19 जो है, 19 में क्या है, स्वतंत्रताएं, और स्वतंत्रताएं कितनी है, 6। इसमें है पूरे भारत में आबाद विचरण करने का अधिकार। जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन पे भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा, और तुम कह रहे हम तो घूमने जाएंगे पत्नी के साथ, तो कैसे जाओगे भैया, कह रहा अभी शादी हुई है ना, हनीमून पैकेज करा लिया हमने, अभी युद्ध हो गया, पैसा चला गया हमारा, हम तो जाएंगे, तो ऐसे नहीं होगा। फिर इसके बाद नहीं, वो जिसके साथ आपने एग्रीमेंट किया होगा वहाँ हो जाएगा कि भैया कुछ भी जो भी हो पैसे, लेकिन कह नहीं सकते। अब ऐसा तो नहीं है कि पैसा वापस होगा, क्या होगा, हो जाता है भाई जब बंदी, हाँ कुछ होगा, जो भी होगा। ये लिखा नहीं है संविधान में कि आपने जम्मू एंड कश्मीर में होटल बुक कर ली, आपको 10 तारीख को जाना है, 9 तारीख को आपातकाल लग गया, वहाँ युद्ध हो रहा, और फिर तुम्हारा पैसा जमा है तो वापस होगा कि नहीं होगा, सामान्य तौर पे होगा नहीं होगा, ये लिखा नहीं है संविधान में, है ना। लेकिन अपन ले लेते हैं, हमारी नहीं है, हाँ युद्ध के बाद चले जाएंगे, है ना, ऐसे भी होता है। लेकिन यही है ना भाई, देश में आपातकाल है और तुम कह रहे हो कि हम संगठन बना रहे हैं, तुम मीटिंग कर रहे हो, तुम पूरे देश में घूम रहे हो, तुम कोई भी व्यापार कर रहे हो, वहाँ युद्ध चल रहा है, यहाँ सब्जी बेच रहे हैं, तो नहीं ना, फिर तुम्हारी सुरक्षा करेंगे कि युद्ध करेंगे, आप बताओ। तो भाई वहाँ पर आर्टिकल 19 तुम चिल्ला रहे कि नहीं, बाकी अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि युद्ध बंद करो, हमें परेशानी हो रही है, और वो सरकार कहेगी तुम्हें परेशानी हो रही कि देश को हो रही, तो पहले हम देश बचाएंगे तब तो तुम बचोगे, वो ये कह रहे। तो यही तो आर्टिकल 19 क्या है, स्वतः निलंबित हो जाता है। अगर ये निलंबित नहीं होता तो राष्ट्रीय आपात या युद्ध के दौरान, तुम तो जानते हो भारत की स्थिति, कि भारत में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति ना खड़े हो जाते तुरंत कि नहीं ऐसा हम तुम्हारे साथ हैं। अभी फिलिस्तीन के साथ थे, अब वो कहें हम तुम्हारे साथ हैं। भाई आप कोई भी धर्म हो, लेकिन राष्ट्र जिसके साथ है आप उसी के साथ रहोगे, ये राष्ट्र धर्म कहता है, नहीं कहता है, आप बताओ। अब आप कहो नहीं हमारा धर्म अलग कहता है, हमारी वैचारिक या हमारी जो भावना है वो अलग कहती, भावना ना तेल लेने गई राष्ट्र हित में। अब तुम घर में जाओ, लड़ो, अलग करो, ये करो, पापा 2 बना के कान में देंगे, 2 बड़े भाई देंगे, घर के हित में, घर के हित में, है ना, कि घर का हित इसमें है। जब अलग होना है तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग बात है। तो वैसे ही तो राष्ट्र हित में भावनाएं नहीं देखी जाती, राष्ट्र हित में स्वार्थ देखा जाता है कि लाहौर तक पहुंच गए, अब नहीं छोड़ेंगे हम। और अगर अभी पाकिस्तान से कभी युद्ध हुआ और भारत की सेना अगर पहुंच गई मान लो पाकिस्तान के अंदर तक, फिर वापस नहीं आएगी, दोबारा आ चुकी ना वापस। अगर वो तभी नहीं आते ना कारगिल में या 1965 में या फिर 1971 के समय, बांग्लादेश पे कर लेते अधिकार हमारा है ना, लेकिन नहीं किया। अब लेकिन ऐसा हो सकता है शायद, अगर हुआ तो
और हुआ तो फिर तो पाकिस्तान रहेगा ही नहीं। नुकसान अपन को भी होगा, ऐसा नहीं है कि अपन को नुकसान नहीं होगा। तुम सामने वाले में 4 चांटा मारोगे तो एक आध तो तुम्हें मार ही देगा, है ना, तो नुकसान अपन को भी होगा। लेकिन युद्ध क्या है, युद्ध हल नहीं होता किसी रास्ते का, वार्ता करनी ही पड़ेगी। लेकिन भारत सक्षम है किसी के साथ भी युद्ध करने में, आज की स्थिति ये है। नुकसान होगा लेकिन हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, है ना, ये है, नुकसान होगा लेकिन ये है, ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि डिप्लोमेटिक पावर जो भारत के हैं बहुत मजबूत है। लेकिन ये अलग बात है कि हो जाए नहीं हो जाए, अपने कहते हो जाए, कुछ लोग कहते हो जाए पाकिस्तान के साथ युद्ध या चीन के साथ युद्ध, है ना, ये कहते। अब लड़ने चले जाओगे, लड़ोगे किससे, सामने है ही नहीं और तुम्हें बंदूक चलानी आती नहीं है, ना, निशाना लगाना इधर लग रहा है इधर, है ना, तो फिर हाँ अब तो 20 मिसाल करते तो सैटेलाइट की नेटवर्क काट देंगे ना। जब नेटवर्क काट देंगे तो आपके जो सिस्टम है वो क्या होगा, फेल हो गए, सिस्टम फेल होगा, कैसे काम करोगे। तो अब जो भी युद्ध होगा ना वो जमीन पे ना होगे, अंतरिक्ष में होगा। आपके अंतरिक्ष का मतलब यह है कि पूरे नेटवर्क काट देंगे आपके। भाई युद्ध होता है तो क्या होता है, सबसे पहले रसद काटी जाती है। रसद का मतलब है उनकी सेना के पास पहुंचने वाले सामान, और सामान जिस रास्ते से जा रहे हैं, जिस पुल से जा रहे हैं, उस पुल को तोड़ देंगे और सेना के पास हथियार पहुंचेंगे नहीं और तुम्हारी यहाँ लड़ दिया, तुम जीत जाओगे। जब जम्मू एंड कश्मीर पर काबाइली सेनाओं ने हमला कर दिया तो श्रीनगर में घुसने वाली थी, तो राजा हरि सिंह के सलाहकार थे, राजेंद्र सिंह ऐसे कुछ नाम था, उन्होंने श्रीनगर का पुल उड़वा दिया, क्योंकि पुल उड़ा दो यही एकमात्र रास्ता है कि सेना श्रीनगर के अंदर आ जाएगी, तो पुल उड़ा दो, तो पुल उड़ा दिया उन्होंने। अब सेना उस साइड काबाइलियों की और इस साइड ये लोग, हालांकि राजेंद्र सिंह शायद उसी में उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, लेकिन पुल उड़वा दिया उन्होंने। तो यही होता है भाई, दरवाज़ा क्यों होता है घर में, कोई लड़ने आ रहा तो बंद कर लो, अब वो कहाँ से आएगा, दरवाज़ा तोड़ के आना पड़ेगा, ठीक है। तो दरवाज़ा तोड़ेगा वो संभव है नहीं, संभव तो है लेकिन व्यक्ति सोचता है ये, तो ऐसे होगा, तो रसद रोकी जाएगी। तो अभी क्या है, नेटवर्क है, हम आप आर्मी में हो, हमला हुआ, आपने फ़ोन कर दिया कि तुरंत भेजो सेना, यहाँ पे 200 लोग आ गए, बाकी कोई भी आ गए और हम लोग 30 हैं, तो तुरंत आएगी। लेकिन जब वो नेटवर्क ख़त्म कर देंगे तो बातचीत हो ही नहीं पाएगी, तो कैसे आएगी रसद, आप सोचो, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। कई बार ऐसा हुआ है, तो ऊपर ही होगा जो कुछ होगा, ठीक है। पहले नेटवर्कों को बंद किया जाएगा इस टाइप से, देखना इसमें प्रभाव में लगेगा। क्या हो गया, नेटवर्क तो होंगे भैया, उसके भी तो नेटवर्क होते ना, उसके भी तो नेटवर्क होते हैं। उसकी वॉकी टॉकी ठीक है, उसकी दूरी भी तो रहती ना, है ना। कबूतर जाएगा पता नहीं क्या है, लेकिन ये है। इसमें लिखो, इसमें 1 2 3 करके लिखो, नंबर 1 लिखो। नंबर 1, आपातकाल, आपातकाल के या आपात के प्रवर्तन, आपात के प्रवर्तन के दौरान, आपात के प्रवर्तन के दौरान, आपात के प्रवर्तन के दौरान संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यों को निर्देश देने तक हो जाती है, राज्यों को निर्देश देने तक हो जाती है, तथा निर्देश देने तक हो जाती है, तथा संसद राज्य सूची के किसी विषय पर, तथा संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपात लगा है तो जो राज्यों की सरकारें हैं उनकी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कैसे होगा, ये निर्देश देगी कौन, संसद या फिर केंद्र की सरकार या केंद्र कार्यपालिका, कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि राज्य सूची के जो विषय हैं उन विषय पर कानून भी संसद बना सकती है आपातकाल के दौरान। एक तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनेगा आर्टिकल 249 के द्वारा भी,
अगर अनुच्छेद 249 के द्वारा राज्यसभा कुल बहुमत के या कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाए, क्योंकि यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो वहाँ पर संसद कानून बना सकती है। एक तो वो अलग है 249 और ये अलग है। अगर आपातकाल है तो आपातकाल में राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून संसद बना सकती है। बस ये है कि आपातकाल जैसे ही खत्म होगा, आपातकाल के खत्म होने के 6 महीने के बाद यह कानून लागू नहीं होगा, लेकिन बना सकती है। ठीक है, ये आगे लिखना। अगला नंबर देखिए, आपात के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। आपात के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार, अनुच्छेद 358 के अनुसार यदि आपात की उद्घोषणा, यदि आपात की उद्घोषणा युद्ध और वह आक्रमण, युद्ध और वह आक्रमण, युद्ध और वह आक्रमण के आधार पर की गई है, के आधार पर की गई है, तो अनुच्छेद 19 द्वारा, अनुच्छेद 19 द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है, स्वतः निलंबित हो जाता है। अब देखो आर्टिकल 358 क्या कहता है, ध्यान से समझना। आर्टिकल 358 ये कहता है कि यदि देश में आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध और वह आक्रमण से की गई है, तो संविधान के द्वारा जो आपको अनुच्छेद 19 के द्वारा जो 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं वो स्वतः निलंबित हो जाएंगी। लेकिन यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से लागू किया गया है तो अनुच्छेद 19 आपका निलंबित नहीं होता है। ये डिफरेंस है बेसिक, ठीक है, यही डिफरेंस पूछा जाता है पेपर में। ये सबको पता है कि मौलिक अधिकार खत्म हो गया, लेकिन अनुच्छेद 19 आप कौन से आपात, आपात 3 युद्ध, वह आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ दिया गया कि भैया अगर राष्ट्रीय आपात लागू किया गया है तो अगर युद्ध के माध्यम से या वह आक्रमण के माध्यम से अगर राष्ट्रीय आपात लागू है तो अनुच्छेद 19 आपका स्वतः निलंबित हो जाएगा, और यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर है तो वो लागू रहेगा, निलंबित नहीं होगा। ये आर्टिकल 358 कहता है, ये प्रोविजन है। तो क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 358 के अनुसार किस मूल अधिकार पर प्रभाव पड़ता है, तो 19 पर, या 19 पर किस आर्टिकल के दौरान प्रभाव पड़ता है, तो 358 के द्वारा। ठीक है, आगे लिखना, लाइन चेंज करके, लाइन चेंज करना। अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को मूल अधिकार प्रवर्तित कराने का अधिकार प्रदान किया गया है। मूल अधिकार प्रवर्तित कराने का अधिकार प्रदान किया गया है। मूल अधिकार प्रवर्तित कराने का अधिकार प्रदान किया गया है। यदि राष्ट्रपति
यदि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान अधिकार प्रदान कराने, मूल अधिकार प्रदान कराने का अधिकार प्रदान किया गया है। यदि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 का प्रयोग करके अनुच्छेद 359 का प्रयोग करके अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। किंतु अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, तो 20 और 21 नहीं होता है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 358 क्या कहता है? 358 ये कहता है कि जैसे ही आपातकाल लागू होगा वैसे ही आपका आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, और जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा आपका आर्टिकल 19 स्वतः लागू हो जाएगा। अनुच्छेद 359 ये कहता है कि अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित करना है तो राष्ट्रपति करेगा आदेश जारी करके, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी स्थिति में आपके अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकता है, बाकी को कर देगा, ठीक है। ये एक हेडिंग देना, राष्ट्रपति शासन, इसको अपन कल करेंगे डिस्कस, राष्ट्रपति शासन को।